વાતચીત કરવા માટે ખાસ દાલમિયા ભારતના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હવે કંપનીના એમડી અને સાથે જ સીઈઓ મહેન્દ્રસિંહ જોડાયા છે આગળ रिजल्ट्स पर विशेष बातचीत करवा માટે. हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून. शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो मैं डिमांड फ्रंट से शुरुआत करना चाह रही थी. कैसा था ये क्वार्टर के दौरान, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अब हम लोग क्या एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? जिस तरीके से रोबस्ट जो यहाँ से हम लोगों ने सिचुएशन देखी है, अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये क्वार्टर कैसा शेप अप हुआ था आपके लिए, उसी के एक बेसिक आइडिया से शुरुआत करें. सर अनम्यूट करना पड़ेगा. हैप्पी आफ्टरनून, नमस्कार. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अप्रैल जून का जो क्वार्टर था जिसमें कोविड वेव 2 की प्रॉब्लम भी आई थी, पर फिर भी हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और उसके कारण से हम लोग जो है इस पूरे क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो 33% की ग्रोथ ले पाए और हमारा जो वॉल्यूम था सीमेंट का वो 4.9 मिलियन रहा और कंपेटिवली मैं कहूँगा हम लोग भी अच्छा कर पाए और हमारी टीम है वो अब पूरी कमिटेड है कि आगे आने वाले और क्वार्टर्स में कैसे अच्छा से अच्छा हो. मुझे लगता है कि पूरे जो साल की जो ग्रोथ है वो कम से कम 15 से 20% के बीच में आ जानी चाहिए. अभी तो चूंकि जो क्वार्टर नंबर 2 है जिसमें बारिश की भी प्रॉब्लम रहती है और जैसे साउथ में देखें तो केरला और पार्ट ऑफ कर्नाटका में कोविड की भी प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए क्वार्टर 2 शायद थोड़ा सा वीक इन जनरल सीमेंट सेक्टर के लिए रहता है, पर आगे आने वाला समय काफी अच्छा है और सरकार भी जिस तरह से कदम उठा रही है कि इकोनॉमी में वापस ग्रोथ आए, तो हमें लगता है कि आने वाला समय काफी अच्छा है. ओके, अग्रीड सर. और चूंकि आप बता रहे हैं आने वाला समय थोड़ा बेहतर हो पाएगा, आपके एक्सपेंशन को लेकर भी काफ़ी प्लान्स है, उसके ऊपर मुझे कुछ आप हाईलाइट दे पाए. FY22 में किस तरीके से शेप अप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन टर्म्स ऑफ केपेक्स भी आपने लाइन अप की हुई है, कैसे वो अक्रॉस द कैपेसिटीज ऐड ऑन करेगा और साथ ही किस तरीके से फाइनल नंबर्स आते हुए देखेंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ. जरूर जरूर. तो आज हम लोगों ने सबके साथ में बात की है. कल बोर्ड ने जो भी अप्रूव किया है कैपेक्स की एक तो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी कि आज हम 10 साल में नेक्स्ट बाय 2031 हम करीबन 110 से 131 मिलियन तक कैपेसिटी ले जाना चाहते हैं. और आज जब मार्च 22 देखें, मार्च 21 देखें तो उसमें है कि हमारी जो कैपेसिटी थी वो अराउंड 31 मिलियन थी और मार्च 22 में वो कैपेसिटी बढ़ के 38 मिलियन टन हो जाएगी और वही मार्च 23 में 48.5 मिलियन टन हो जाएगी. तो हमारा ये है कि मार्च 23 जब हम एंड करते हैं तो हमारी कैपेसिटी 48.5 मिलियन टन हो जाएगी. हमने हर जगह का प्लान कर लिया है कि कैसे हम ब्राउन फील्ड का एक्सपेंशन करेंगे, कैसे ग्रीन फील्ड से एक्सपेंशन करेंगे और कैसे जहाँ प्लांट में कहीं कहीं भी जहाँ बची हुई पॉसिबिलिटीज हैं उसको डी बॉटलनेकिंग कैसे करें. तो एक बड़ा अच्छा एक प्लान बन गया है और विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लान बन गया है. तो हम लोग पूरे होपफुल हैं कि 48.5 मिलियन टन की कैपेसिटी हमारी मार्च 23 तक हो जानी चाहिए. उसके साथ साथ भी हम ये काम कर रहे हैं कि कैसे और कुछ नई जगह जहाँ हमें और अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है या नई जगह जाना है तो वहाँ हम लैंड और उसको लेना चालू करें, उस कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करें और हो सकता है कि अगले आने वाले 9 से 12 महीने में हम आप लोगों के साथ में और शेयर कर पाएंगे कि हम आगे इसको अगले 2 सालों में उसके 2 सालों बाद में कैसे उसको 60 मिलियन तक ले जाएंगे. तो कोशिश ये है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ रखें, प्रॉफिटेबल ग्रोथ रखें. और जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो डालमिया भारत है इसका पूरे ग्लोबल सीमेंट वर्ल्ड में जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, इसका मतलब ये होता है कि कैसे सबसे कम से कम CO2 एमिशन हो एक टन सीमेंट बनाने में, उसमें हम बहुत अग्रणी हैं. हमारी कार्बन फुटप्रिंट जो है वो करीबन 492 kg पर टन ऑफ सीमेंट है, जबकि नॉर्मली ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो वो 700 से 800 के बीच में होगा. तो वो भी एक दर्शाती है कि हम खाली अपने प्रॉफिट का ही काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं. ओके, बिल्कुल जुड़े रहिएगा सर मेरे साथ. क्विकली एक रिजल्ट जो फ्लैश हो रहा है वो ले लेती हूँ. SRF ના રિઝલ્ટ્સ ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે તમારા સ્ક્રીન્સ ઉપર. એબિટા માર્જિન્સ 23.5% થી વધીને 24.9% પર.
આવકની અંદર જે ઉછાળો જોઈ રહ્યા છે આપણે, નફાનો આંકડો 395 કરોડ 365 કરોડનો જે અંદાજ હતો એની સામે અપબીટ છે, અને આવક પણ તમારા સ્ક્રીન્સ પર છે 2699 કરોડ, જે 2623 કરોડની આસપાસ એસ્ટિમેટેડ હતી. સ્ટોક ઓલરેડી 5% ઉપર આવી ચૂક્યો છે, 8000ના માર્ક ક્રોસ કરી ચૂક્યો છે. તો નજર રાખો, 5-1% मूव ऑलरेडी आ रिजल्ट लेने स्टॉक में एक रिएक्शन आते देखाई चुकी है. बिल्कुल सर. एक और चीज़ मुझे जो डिस्कस करनी थी सर आपके साथ इन टर्म्स ऑफ डेट रिडक्शन, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान और इनफैक्ट पिछले साल के दौरान भी यहाँ से डेट को लेकर आप काफ़ी एग्रेसिवली उसे रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं. FY22 एंड होते होते कितना कम हो जाएगा और साथ ही किस तरीके से वो शेप अप होगा. और एक चीज़ मुझे जो और डिस्कस करनी है, इसी के साथ मैं पाइल अप कर देती हूँ. इन टर्म्स ऑफ नॉन कोर असेट्स जो आपके एग्जिस्टिंग है, आपने ऑलरेडी यहाँ से उसे एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की तरीके से ट्रीट किया हुआ है. आने वाले समय में कितना वहाँ से एक बेनिफिट आते हुए हम लोग देख पाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि हमने काफी एग्रेसिव वे में अपने नेट डेट को कम किया था, और उसका कारण ये था कि हम वापस एक अपना फाउंडेशन बनाना चाहते थे, जिससे वापस अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है वो आगे ले जा सकें. क्योंकि हमने जो आगे ग्रोथ के लिए सोचा है कि अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 15% कैगर के बेसिस पे हमारी ऑन एन एवरेज ग्रोथ होनी चाहिए. और उसके हिसाब से आज हम ऑलमोस्ट हम नेट डेट टू एबिटा जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है, 0.8 के आसपास में है, तो ऑलमोस्ट नेट जीरो हो गया है. तो इसके कारण से क्या है, हमारे पास में स्कोप है कि हम जो इस कैपेसिटी प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको इंटरनल फंड से भी उसको फंड करें और डेट से भी फंड करें. और आज जब हम लोगों ने जो बोर्ड ने कल जो अप्रूव किया था, वो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है वो हमने आज सबको हाईलाइट की है. और ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है वो इंडियन सीमेंट सेक्टर में हम पहली कंपनी है जिन्होंने एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में एक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी बताई है. और उसमें हमने कहा है कि हम इसको नेट डेट टू एबिटा 2 तक ही इसको सीमित रखेंगे. उसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जब भी हम कैपेक्स का प्लान कराते हैं, हम डेट्स लेते हैं, तो नेट डेट टू एबिटा 2 टाइम से ज्यादा नहीं करेंगे. खाली उसमें हमने एक कैविएट ये दिया है कि बाय द वे कोई बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आ गई, तो उस समय ये जो 2 का फिगर है ये ब्रीच हो सकता है, और कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये 2 के नीचे आ जाए. सो नेट डेट ऑफ एबिटा 2 होने से ये हर एक के लिए कंफर्ट की बात है. और हम लोग भी इसी फाइनेंशियल प्रूडेंस में इस काम को, जो कैपेसिटी ग्रोथ है फ्रॉम 31 मिलियन टू फर्स्ट 48.5 मिलियन टन, देन 60 मिलियन टन, देन अबाउट 110 टू 130 मिलियन टन, उसको इसी वे में आगे ले जाना चाहते हैं. दूसरा आपका एक जो क्वेश्चन था नॉन कोर के बारे में, तो उसमें एक तो हमारे पास में जो IEX के शेयर्स हैं, जिसमें हमने पहले जब हमारे एक अलग से पावर कंपनी हुआ करती थी उस समय हमने उसमें इन्वेस्ट किया था. सीमेंट बिजनेस इन्वेस्ट नहीं किया था, उसके हिसाब से बिजनेस में इन्वेस्ट किया था. तो इस पिछले क्वार्टर में हमने अपना 4.5% स्टेक है वो उसको सेल किया है, और उससे मुनाफा भी अच्छा हुआ है. पर एट द सेम टाइम इसको हम जब जब जैसा मौका होगा उस पे उसको उस हिसाब से इवेल्युएट करके इसको मैनेज करेंगे. इसलिए मैं एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइन नहीं दे पाऊंगा, पर यह है कि हम इस फैक्ट के पूरे कॉन्शियस है कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए. दूसरा, हम लोगों ने एक रिटेल बिजनेस की शुरुआत की थी कि रिटेल बिजनेस को भी बिल्डिंग सेक्टर में कैसे लाया जाए. तो उसमें कल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इसको भी हम एक डाइवेस्ट कर दें, तो ये 3-4 महीने में जो रिटेल वाला जो बिजनेस है वो भी डाइवर्स्ट हो जाएगा. और थर्ड, पहले ही हमने ऑलरेडी जो हमारा रिफैक्ट्री बिजनेस है उसको डाइवेस्ट करने का कर लिया है, और वो स्कीम अभी NCLT में और अप्रूव हो रही है, तो बाय ईयर एंड वो भी पूरा हो जाएगा. तो मैं कहूंगा कि जो हमारा एक वापस हमारा एक सपना है कि हमारी जो डालमिया भारत लिमिटेड है ये पूरी एक प्योर सीमेंट कंपनी रहे, तो वो ऐसा हो जाएगा. और हमारे पास में हर तरह के रिसोर्सेज हैं, मैनेजमेंट रिसोर्सेज हैं, लाइमस्टोन रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं. तो हम इसी ग्रोथ पाथ पे आगे चलते रहेंगे, और हमारा सबसे यही कमिटमेंट रहा है कि हम एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ करेंगे.